गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज तारीख है 3 जून। चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में दिया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य राष्ट्र प्राथमिकता में होने चाहिए। तो कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई है कि क्यों शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर चाहिए, जिस पर हम चर्चा करेंगे। यह आर्टिकल साइकिल संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज विश्व साइकिल दिवस है, 3 जून है। तो कैसे साइकिल विश्व की आर्थिक समृद्धि, पर्यावरण संतुलन और सामाजिक विकास में सहायक होता है, और किस देशों में साइकिल लोग ज्यादा चलाते हैं और भारत में साइकिल चलाने की दर कम क्यों है, ये छोटा सा आर्टिकल उस पर दिया गया है, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। और तीसरा आर्टिकल है कोरोना वायरस की उत्पत्ति का रहस्य। तो ये उत्पत्ति का रहस्य कई सारे राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, तो कुछ बिंदु पर इस पर हम चर्चा करेंगे। और भी इसमें कई सारे आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, उस पर हम देखेंगे। तो यह मुद्दे आपके लिए सिविल सेवा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के ऊर्जा में कर्म की उपासना की बात की गई है। कर्म मतलब कि मनुष्य जो कर्म करता है, और वह कर्म कैसा होना चाहिए? सत्कर्म होना चाहिए। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि आपके दाहिने हाथ में कर्म है और बाएं हाथ में विजय अर्थात फल। मतलब जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। फिर कर्म फल मनुष्य के अपने हाथों में ही है, और कर्म सिद्धि ही पुरुषार्थ सिद्धि है। कर्म फल ही पुरुषार्थ के रूप में फलित होता है। जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा ही आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। उसी तरह गीता में कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्मों का फल अवश्यम भावी है, इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना निष्काम कर्म करते जाइए, निष्काम कर्म योगी बनिए, ज्ञान को बढ़ाते जाइए। अगर उस कर्म में समर्पण है, अगर उस कर्म में देश और राष्ट्र हित है, समाज हित है, और अगर उस कर्म में प्रकृति के लिए संतुलन है, तो उसका फल हमेशा से क्या मिलता है? बहुत बेहतर मिलता है, जो आपके जीवन को बहुत उन्नत करता है। फिर कहा जाता है कि कर्म साधन है और साधना भी, कर्म योग है, आराधना भी। कर्म जीवन का आधार भी है और धार भी है, क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम आपको दिखता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्कर्म कीजिए, सही कर्म कीजिए। स्वास्थ्य और शिक्षा को मिले प्राथमिकता, यह आज का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसे एमजे अकबर ने लिखा है, जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं। तो आपको पता है कि प्रकृति में कई सारे जीव जंतुओं को भेजा, कई सारे जीव जंतुओं को भेजा। उस जीव जंतुओं में पेड़ पौधे भी हैं, जीव भी हैं, और मनुष्य भी है। ये तीन है जिसमें क्या है? जान है। और इस मनुष्यों को अगर दो चीज मिल जाए, क्या मिल जाए? स्वास्थ्य मिल जाए और शिक्षा मिल जाए। क्योंकि स्वास्थ्य से क्या होगा? स्वास्थ्य से उसका शरीर बेहतर होगा, और शिक्षा से उसका मस्तिष्क बेहतर होगा। जब आपका शरीर अच्छा होगा, जब आप चलने फिरने में स्वस्थ होंगे, जब आपके शरीर का अंदर की क्रिया अच्छी चल रही होगी, आपको थकावट नहीं होगी, आप ऊर्जावान होंगे, और आपका अगर मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम कर रहा है, और अगर दोनों में संतुलन हो गया शरीर और मन में, तो यह तीसरी शक्ति आध्यात्म शक्ति को उभारती है, जो मानव जीवन को उच्चतम शिखर पर ले जाती है। इसलिए इस आर्टिकल में कहा गया है शिक्षा और स्वास्थ्य को मिले प्राथमिकता, और भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य ये मूलभूत और आधारभूत चीजें हैं, मिलनी चाहिए। और ये जब तक नहीं मिलेगा तो संविधान में प्रदत्त आर्टिकल 21 के तहत गरिमामय जीवन जीने का जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को पूरा नहीं किया जा सकता है। और भारत में ऐसे कितने ही गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, मुस्लिम्स हो, महिला हो, दिव्यांग हो। समाज में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा सुविधा नहीं है, जिसके कारण वो गरीबी के चक्र में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य अगर आपको बेहतर नहीं मिलेगा तो समाज में गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगा, और समाज आंतरिक रूप से क्या होगा? कमजोर होगा। भारत के लोग कमजोर होंगे तो राष्ट्र अगर सिर्फ आर्थिक समृद्धि को अगर अपने आंकड़े को दिखाता है तो यह वास्तविक आंकड़े नहीं होंगे, क्योंकि कई सारे सामाजिक सूचकांक में राष्ट्र पिछड़ा हुआ दिखेगा। तो यह आर्टिकल कहता है कि यह हमारे लोकतंत्र का विरोधाभासी तत्व है कि जहां हमारे चुनाव की नियति तो गरीब तय करते हैं, लेकिन शिक्षित व कम शिक्षित हैं, कम स्वास्थ्य उनकी अच्छी है, और भारत के अधिकांश संसाधनों पर नियंत्रण अभिजात्य वर्ग के हाथ में होता है। फिर यह कहता है कि अगर गरीबों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य की कमी होगी तो वह गरीबी के दुष्चक्र में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। और अगर गरीबी के दुष्चक्र से हमें निकालना है तो उसको बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य हमें उपलब्ध करानी होगी।
इसके लिए हमें स्वास्थ्य और गरीबी को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करना होगा और इसके लिए हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 काम करने होंगे। पहला क्या है? रोकथाम। रोकथाम मतलब क्या है कि बीमारी आए ही नहीं, तो ये प्रिकॉशंस है, प्री डिजास्टर है, तो हम इसको लड़ने के लिए अपनी जीवन प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। दूसरा हमको है कि दवा और किफायती औषधियां वो उपलब्ध हो और उपकरण वो आसानी से उपलब्ध हो। और तीसरा कहा जाता है कि संकट प्रबंधन, कि कोरोना जैसी आपदा अगर आपात स्थिति में आ जाए तो स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लड़ने में कितने सक्षम हैं। जब भारत के प्राइमरी हेल्थ केयर जो गांव में है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है, और भारत के शहर के अस्पताल भी कोविड में दिखाई दिए कि किस प्रकार से वो क्या है, समस्याग्रस्त हैं, वहां भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। स्वास्थ्य उपकरणों की बड़े स्तर पे क्या की गई? कालाबाजारी की गई। तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार भी है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैतिकता की कमी भी है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बड़ी समस्या भारत को अंदर से क्या करती है? कमजोर करती है। और ऐसा कहा जाता है कि गरीबों को सरकार जानबूझकर क्या करती है? कम शिक्षा देती है, कम स्वास्थ्य देती है, ताकि वो गरीब बने रहे। और वह गरीब बने रहेंगे तो चुनाव में क्या होगा कि सरकार फिर लॉलीपॉप दिखाएगी और उनसे वोट को क्या करेगी? खरीद लेगी। तो गरीब को गरीब बनाए रखा जाता है, गरीब को गरीब बनाए रखा जाता है, ताकि वह लोकतंत्र में सरकार को निष्पक्ष तरीके से चुनने में सक्षम ना हो। तो गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं से वंचित रखा जाता है। लेकिन आज समय है कि हमें समस्त नागरिकों को क्या करना है? हमें आगे बढ़ाना है, स्वस्थ करना है, शिक्षित करना है। और अगर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा दे दी जाए तो वो गरीबी की जद से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे और राष्ट्र की समृद्धि में भी अपना अभूतपूर्व योगदान देंगे। इसलिए आज राष्ट्र की प्राथमिकता में यह 2 बेसिक चीजें शामिल होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य। तभी भारत की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। नेक्स्ट आइए अगले छोटे से आर्टिकल पर। आज विश्व साइकिल दिवस है। आज विश्व साइकिल दिवस 3 जून। तो यहां पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि कैसे और सारे देशों में साइकिल की क्या हो चुकी, ट्रेंड बढ़ चुका है, जबकि भारत में इसके ट्रेंड में लगातार क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए डेनमार्क के। किसके? डेनमार्क के। डेनमार्क को साइकिल चलाने वालों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहां 50% से ज्यादा साइकिल का क्या होता है? प्रयोग होता है। साथ साथ यहां कारों से 5 गुना ज्यादा क्या है? साइकिल है। अगर आप नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड में साइकिल संस्कृति और साइकिल के प्रति प्रेम आपको दिख जाएगा, वो अद्भुत है। और वहां पर एक साइकिल का विस्तृत नेटवर्क भी स्थापित किया गया है। वहां के प्रधानमंत्री भी साइकिल से ही दफ्तर जाते हैं। जर्मनी में 78% लोग साइकिल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और जापान में 55% लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं, जबकि भारत में यह दर मात्र कितनी परसेंट है? 10% है। दूसरी तरफ यहां पर साइकिल का आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन किया गया कि किस प्रकार 8 किलोमीटर की औसत दूरी तय करने के लिए अगर साइकिल का प्रयोग किया जाए 50%, तो 27 अरब रुपए के ईंधन की क्या होगी? बचत होगी। कितने? 2700 करोड़ रुपए। आप सोचिए, सिर्फ आप 8 किलोमीटर की दूरी 50% लोग साइकिल से यात्रा चालू करें, कितनी बड़ी आर्थिक बचत है। और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि इससे 1435 अरब रुपए का शारीरिक लाभ होगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे? पैदल चलने से अच्छा साइकिल ज्यादा फायदेमंद है और यह कई सारी बीमारियों से आपको निजात दिलाता है। और दूसरी तरफ 241 अरब रुपए की वायु प्रदूषण भी क्या होगी? बचेगी। तो वायु प्रदूषण तो यह पर्यावरण के लिए भी हितैषी है। आर्थिक लाभ $27 बिलियन का, 27 बिलियन रुपए का, तो यह आर्थिक भी प्रेरित है। और स्वास्थ्य से संबंधित इसके लाभ भी दिखाई देते हैं, यह सामाजिक लाभ। तो साइकिल एक बहुआयामी का लाभ को लेकर के आता है। यह पर्यावरण हितैषी के साथ साथ मानवीय हितैषी भी है। इसलिए भारत में भी साइकिल संस्कृति को प्रमोट करना चाहिए। भारत में लोग साइकिल इसलिए कम कर दिए हैं क्योंकि लोगों ने इसको पहचान और सम्मान से जोड़ दिया है। लोग इसको अपने स्टेटस से जोड़ते हैं और उनको लगता है कि साइकिल निम्न स्टेटस से जुड़ा हुआ है। तो इस विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है और तेजी से इस पर काम करने की आवश्यकता है। और साथ साथ लेन और अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए साइकिल का, नहीं तो पता चला कि एक्सीडेंट्स जो हैं साइकिल ज्यादा होंगे और ज्यादा लोग मरेंगे। यह आर्टिकल कोरोना वायरस की उत्पत्ति के रहस्य से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे इस पर आर्टिकल आए हैं, तो आपको मुख्य बिंदु पता होना चाहिए कि यह मुद्दा क्या है और किस प्रकार इसको जैविक युद्ध का उदाहरण कहा जा रहा है। तो यह आर्टिकल कहता है कि मानव इतिहास बताता है कि इस धरती पर युद्ध कभी खत्म नहीं हुए और यह युद्ध कई प्रकार के होते थे। तो वो युद्ध कौन कौन से होते थे इस धरती पर? तो पहले के युद्ध थल सीमा, वायु सीमा और नौसेना के द्वारा लड़ी जाती थी। और कई बार
और इसी में से नए युद्ध कौन से युद्ध आ गए हैं? अभी साइबर युद्ध आ गए हैं, साइबर में युद्ध किए जाते हैं, स्पेस युद्ध आ गए, अंतरिक्ष पर युद्ध किए जाते हैं। ठीक है, तो साइबर युद्ध मतलब क्या होगा कि एक दूसरे के डाटा को हैक कर लेंगे, एक दूसरे की सूचनाओं को हैक कर लेंगे। ऐसा कई बार अमेरिका ने ईरान के संदर्भ में किया, चाइना कई बार क्या करता है, साइबर अटैक करने का प्रयास करता है। और स्पेस युद्ध अंतरिक्ष में हथियारों को लेकर के और अंतरिक्ष कार्यक्रम में लेकर के, और तो एक अंतरिक्ष में भी युद्ध देखने को मिलता है। लेकिन एक युद्ध का एक प्रकार होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब वैसे हथियारों का प्रयोग जिससे व्यापक स्तर पे नरसंहार होता है, प्रकृति को नष्ट होता है। तो उसमें 3 रखे जाते हैं। पहला रखा जाता है नाभिकीय हथियार, न्यूक्लियर युद्ध, जब जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान ने हमला किया, देखिएगा कि कैसी विवश परिणाम देखने को मिले। दूसरा होता है बायोलॉजिकल, जैविक युद्ध, जब किसी जैविक के कीटाणु या जैसे अभी कोरोना है तो जैविक युद्ध कहा जाता है कि जैविक के वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ किसी का आप प्रयोग कर लिए और मानव जाति में इसको स्प्रेड कर दिए। और तीसरा है रासायनिक युद्ध, जैसे सीरिया में सिरिन गैस का यूज किया था असद सरकार ने अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए। तो ये तीनों युद्ध ऐसे हैं जहां पर व्यापक स्तर पे जनहानि और धनहानि हो सकती है, इसलिए इनको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा गया है। और तीनों हथियारों पर नियंत्रण करने के लिए 3 अलग अलग संधियां भी है। जैसे इसके लिए एनपीटी है, नाभिक हथियार को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी स्थापित की गई है। और जैविक हथियार के लिए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, और रासायनिक हथियार के लिए केमिकल वेपन कन्वेंशन है। इसको आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में थोड़ा डिटेल्स में आप पढ़िएगा कि बीडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी में अंतर क्या है। तो बीडब्ल्यूसी जैविक के लिए है और सीडब्ल्यूसी केमिकल के लिए है। और ये संधियां इसलिए हुई ताकि देश इसका भंडारण ना करे, देश इसका प्रयोग ना करे, और सभी देशों को इससे मुक्त बनाने का प्रयास किया गया है। और ऐसा कहा गया कि आने वाले समय में युद्ध और गंभीर होंगे, क्योंकि 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में आयोजित 4 दिवस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि जल्द ही ऐसे स्वचालित रोबोटों के जरिए युद्ध लड़े जाएंगे जो एक बार चालू कर देने के बिना किसी इंसानी दखल के अपना निशाना खुद चुन सकेंगे और तबाही कर सकेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विभत्स ये होने वाला है। 2017 में भारत के तत्कालिक रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कार्यक्रम में यह आशंका जताई की थी पड़ोसी देश पाकिस्तान भी रासायनिक या जैविक युद्ध की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों का प्रभाव युद्ध में ज्यादा बढ़ेगा, इसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा गया। ठीक है, तो यह हुआ युद्ध की बात। तो इससे पहले भी कई सारे जैविक युद्ध हथियारों का प्रयोग हो चुका है विश्व में। ठीक है, तो वो कहां प्रयोग हुआ है देखिए। तो इससे पहले तो पहला प्रयोग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मेसोपोटामिया के अश्शूर साम्राज्य के लोगों ने पानी पीने के कुएं में एक जहरीला कवक डालकर दुश्मन के असंख्य सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था। तो देखिए 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व पहले से ही जैविक युद्ध लड़ा जा रहा है। और दूसरा, यूरोप इतिहास के अनुसार तुर्की व मंगोल साम्राज्य में संक्रमित पशु शरीरों को शत्रु राज्य के जल स्रोतों में डालकर उसे संक्रमित कर दिया जाता था। दूसरा हो गया। तीसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी सैनिकों ने एंथ्रेक्स जैसे जीवाणुओं के रूप में जैविक हथियारों का इस्तेमाल से आधुनिक युग की पहली जंग लड़ी थी। तो ये क्या हो गया, जैविक युद्ध का प्रयोग पहले भी हुआ है। और कोरोना वायरस को लेकर के, उत्पत्ति को लेकर के जो भ्रम है, उस भ्रम के बारे में भी कहा जा रहा है कि यह एक जैविक युद्ध के लिए बनाया गया वायरस है। तो पहले इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए। पहले भी विश्व में कोरोना का कहर दिखा तो पहले 2002-3 में यह सार्स कोविड कहलाया और 2012 में यह मर्स कोविड के रूप में आया। क्योंकि ओरिजिन कौन था, चमगादड़ से यह वायरस फैला। चमगादड़ से यह वायरस कैट्स में आया, सीवेट कैट्स में आया, उदबिलाव कहते हैं, और उसके बाद यह मनुष्यों में फैला। तो यह कहां हुआ था, चाइना में। कहां हुआ था, चाइना। यह प्राकृतिक था। और दूसरी तरफ मध्य एशिया में जब यही कोविड वायरस आया तो उसे मर्स कोविड कहा गया। तो यह बैट से ऊंटों में फैला और ऊंटों से इंसानों को संक्रमित किया। और इसके बाद कोविड आया 2019-20 में। और यह वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में कोई सूचना हमें नहीं मिल रही है। तो आशंका लगाई जा रही है कि इस वायरस की उत्पत्ति कौन है, जनक चाइना ही है। तो कोविड वायरस की उत्पत्ति के लिए 3 तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क क्या है कि वहां पर वुहान में एक सी फूड मार्केट है जहां पर चमगादड़ और पेंगोलिन जैसे जानवरों का क्या होता है कि मांस बिकता है, और वहां से यह वायरस फैला। तो एक तर्क यह है। दूसरा तर्क यह जाता है कि इसकी उत्पत्ति क्या है, प्राकृतिक है। जैसे आपको पहले भी सार्स कोविड या मर्स कोविड आया तो यह उत्पत्ति प्राकृतिक है। और तीसरा तर्क कहा जाता है कि चीन के लैब में, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में यह वायरस तैयार किया गया। और इस वायरस के एक निहित उद्देश्य के लिए चाइना ने इस वायरस को क्या किया, प्रसार किया, ताकि वह महाशक्तिशाली बन सके। तो चीन ने अपने लैब से यह
वायरस तैयार किया और जैविक युद्ध को सारे विश्व पर थोप दिया ताकि वह स्वयं को महाशक्तिशाली के रूप में स्थापित कर सके और आर्थिक ताकतवर के रूप में उभर सके और सारे विश्व पर अपना वर्चस्व कायम कर सके। तो प्राकृतिक वाले लोग भी इसका खंडन करते हैं कि यह प्राकृतिक नहीं है। वुहान सी फूड के बारे में भी हमारे पास बहुत जानकारी नहीं है। और तीसरा, ये वाले तर्क पे लोग बहुत सहमत कर रहे हैं कि यह एक जैविक युद्ध है जिसे चाइना ने तैयार किया। इसके पीछे का तर्क भी है क्योंकि यह वायरस का नेचर बहुत अलग है। यह ठंडे क्षेत्रों में भी बर्दाश्त प्रभावित कर रहा है, जैसे एवरेस्ट पे भी, और अफ्रीका जैसे गर्म क्षेत्र में भी क्या कर रहा है, इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यह वायरस में म्यूटेशन बहुत तेजी से बदल रहा है और इंसानों को बहुत गंभीर तरीके से प्रभावित कर रहा है। पहले के वायरस में इस तरह की चीजें नहीं देखी गई क्योंकि चाइना के इस लैब में वायरस पर शोध किए जाते थे और चाइना के दक्षिणी प्रांत में मिलने वाले गुफाओं से चमगादड़ों के सैंपल एकत्र किए जाते हैं और वहां पर चमगादड़ों में या कौन कौन से वायरस पाए जाते हैं उस पर शोध किए जाते हैं। इसी वायरस की प्रक्रिया में उस वायरस को और खतरनाक बनाया जाता है और इसके माध्यम से कहा जाता है कि चाइना ने प्लान्ड तरीके से इस वायरस को क्या किया, फैलाया। तो यह बात कौन कहते हैं? यह बात अमेरिकी खुफिया विभाग भी कहते हैं, यह बात ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, यह बात इजराइल भी कहता है और यह बात ब्रिटेन के पत्र भी कहते हैं। तो सभी यही तर्क देते हैं कि चीन ही कोरोना का जनक देश है और इसका इस्तेमाल वह दुनिया पर जैविक युद्ध के लिए करता है। ट्रंप ने तो इसको चाइनीज वायरस कहा और अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसको वुहान वायरस का क्या किया, दर्जा दिया। तो चाइनीज वायरस, वुहान वायरस, तो कहीं ना कहीं तर्क और मजबूत होते हैं। वहीं ब्रिटिश अखबार द सन कहता है कि पीएलए यानी चीनी सेना के कमांडर यह कुटिल पूर्वानुमान लगा रहे थे कि किस तरह कोरोना वायरस के जरिए दुनिया की आर्थिक बर्बादी तय की जा सकती है और कैसे चीन का वर्चस्व कायम किया जा सकता है और इस वायरस को कृत्रिम रूप में बदला जा सकता है और इसे इंसानों में बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं में बदला जा सकता है और यह थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी आगाह है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कई सारे रिपोर्ट ये बताते हैं क्योंकि वायरस के नेचर में बदलाव है। और चाइना में जब यह वायरस फैल रहा था तो चाइना ने सारी सूचनाओं को डब्ल्यूएचओ और विश्व के साथ साझा नहीं किया। जब विश्व पर इस पर दबाव बना कि चाइना जांच करने के लिए साथ दे तो चाइना ने अपने आप मना कर दिया कि वह जांच करने में सहयोग नहीं देगा। वे सारे तर्क यह साबित करते हैं कि यह वायरस चीन की ही उपज है। इजराइल की एक पूर्व मिलिट्री एजेंसी ऑफिसर का दावा भी है कि कोरोना वायरस को चीन की ही लैब में तैयार किया गया। तो डब्ल्यूएचओ क्या काम कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च में एक रिपोर्ट पब्लिश की 2020 में आफ्टर कोरोना विस्तार के बाद जांच किया। उसने यह बात नकार दी कि यह चीन ने इसको जैविक हथियार के रूप में फैलाया और डब्ल्यूएचओ ने यह तर्क रखा कि इस वायरस का विस्तार वुहान के सी फूड मार्केट से हुआ है, लेकिन इस तर्क के पीछे कुछ प्रमाणिक बिंदु नहीं थे। अमेरिका के खुफिया विभाग ने जब यह कहा कि इस वायरस को चीन ने फैलाया तो डब्ल्यूएचओ पर बाकी सदस्य फिर से दबाव डाल रहे हैं कि यह फिर से निष्पक्ष तरीके से जांच करे और चाइना इस जांच में सहयोग करे ताकि वायरस की मूल उत्पत्ति का पता लगाया जाए। और इसके साथ साथ यह सोचने समझने का विषय है क्योंकि यह जैविक युद्ध भविष्य में और हो सकते हैं, तो सारे विश्व को एकजुटता की आवश्यकता है और इस एकजुटता के लिए सभी को एक दूसरे का सम्मान करना होगा और सब तभी जगह इस लड़ाई से और भविष्य में इस तरह की लड़ाइयां ना हो, हम आगे निकल सकते हैं। इससे स्पेसिफिक सवाल नहीं आएगा लेकिन जैविक युद्ध से बहुत सवाल आने की आपकी संभावना है। ये छोटा सा है कि भारत में वैक्सीन में लेकर के कई सारी समस्या, एक समस्या क्या, भ्रम में भी है। तो भ्रम क्या है कि आम जन को नपुंसक कर देगा, किडनी खराब कर देगा, ये जनसंख्या नियंत्रण का टीका है, टीकाकरण के बाद 2 साल में मौत हो जाएगी आदि कई सारे अविश्वास हैं और इनको फेसबुक और व्हाट्सएप पर टीका विरोधी फर्जी संदेशों द्वारा विस्तारित भी किया जा रहा है। तो टीका विरोध के विरुद्ध समाज लामबंद दिखाई दे रहा है। तो ये परिस्थितियां टीकाकरण के मार्ग में क्या होगी, बाधा होगी। और भी कई सारे मुद्दे हैं और यह बाधा टीकाकरण की असफलता को डिसाइड करती है। आइए चलिए आज के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में क्या क्या है देखते हैं। तो पहला दिया कि श्रीलंका में डूबते जहाज से पर्यावरण को गंभीर खतरा। श्रीलंका के पश्चिमी समुद्र तट पर एक जहाज आग के कारण डूब रहा है और उसमें 25 टन नाइट्रिक एसिड है, 1486 कंटेनर हैं। इसमें आग लग गई है, यह डूब रहा है और यह कंटेनर एसिड समुद्र में मिलेगा तो यह समुद्र की जैव विविधता और पर्यावरण को गंभीर खतरा पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरानी नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत में भी आग लग गई है, यह भी डूब गया है। यह युद्धपोत को ईरान ने ब्रिटेन से लिया था। तो अब यह फोटो देख रहे हैं कि कैसे ये इस युद्धपोत में आग लगी है। तो क्या होगा, इससे समुद्र में पर्यावरण प्रदूषण ही होगा और इससे निकलने वाला धुआं क्या करेगा, वायु प्रदूषण को करे। अब यह हाल ही में इजराइल में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम है इसाक हेरोज और वहां के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो यह चुनाव वहां पर हुआ है।
आपको पता है कि अफगानिस्तान से नाटो से क्या हो रही है, वापसी कर रही है और अमेरिकी सेना की 44% तक वापसी पूरी हो गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा अफगानिस्तान में, किसके जाने से, अमेरिका के जाने से। तो कई सारी शक्तियां यहां पर प्रभाव बनाने का क्या कर रही है, काम कर रही है। और भारत भी चाहता है अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था स्थापित हो। अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई तो भारत के सारे हितों पर क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और पाकिस्तान वहां पर उसका प्रयोग करके वो भारत विरोधी गतिविधियों में क्या कर सकता, प्रयोग कर सकता है। उसके लिए आज विदेश मंत्रियों की वार्ता है अफगानिस्तान, चीन और पाक की त्रिस्तरीय। तो इसमें देखिएगा, इसमें वही है कि कैसे अफगानिस्तान में सुरक्षा सहयोग बढ़ाया जाए, आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाए, सुलह की प्रक्रिया अपनाई जाए, इस पर चर्चा होगी। तो इस पर कल हम लोग देखेंगे कि इस वार्ता में क्या क्या बात हुई है। यह बात कहा गया, सुने अपने अंतर्मन की आवाज। एथिक्स में पेपर 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनर कंसाइंस, अंतर्मन की आवाज। तो इसमें कहा गया इंसान की एक अंतर्दृष्टि होती है जिससे वह संसार को देखता और स्थितियों को परखता है। हम सभी दो आधार पर निर्णय लेते हैं, एक अंतर्दृष्टि के आधार पे, अंतर्मन के आधार पे, और एक तार्किक तरीके से सबूतों के आधार पे, ठीक है। और अधिकांश निर्णय अंतर्मन से ही लिए जाते हैं। और कई बार हमारा मन तर्क व कारण तलाशने लगता है। लोग अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपको भविष्य से आने वाले संकट, मुश्किल परिस्थितियों व चुनौतियों का सामना करने के लिए आगाह करता है। इसीलिए तर्क की जगह अंतर्मन की आवाज सुनिए। और ऐसे अनगिनत आपके सामने उदाहरण मिल जाएंगे कि जहां लोगों ने ऐशो आराम की जीवन और शोहरत सब कुछ त्याग कर समाज सेवा और देश सेवा के लिए स्वयं को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। ऐसे कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि प्रौढ़ावस्था में जाकर अकेले दुनिया की यात्रा करनी लोगों ने शुरू की, क्योंकि ये लोग अपने अंदर की आवाज सुन रहे हैं और अंदर की आवाज कभी भी लोगों को भटकाती नहीं है। इसलिए अंतर्मन, अंदर की आवाज सुनिए, हर चीज पर तर्क मत लगाइए और आपका अंतर्मन हमेशा सही होता है। ये गांधी जी के विचार हैं आधुनिकता और भौतिकवाद को लेकर के। उन्होंने कहा कि वर्तमान सभ्यता को अंतहीन इच्छाओं और भौतिकवादी सोच से प्रेरित बताया। और उन्होंने कहा कि आधुनिक शहरी औद्योगिक सभ्यता में ही उसके विनाश के विहित निहित हैं, क्योंकि यह शहरी औद्योगिक सभ्यता सिर्फ भौतिकवाद की तरफ आगे बढ़ती है, इस प्रकृति पर ध्यान नहीं देती है। उन्होंने कहा एक सीमा तक भौतिक तालमेल एवं आराम आवश्यक है, लेकिन उसके बाद यह सहायता के बजाय अवरोध बन जाता है। इसलिए असीमित इच्छाओं का सृजन और उन्हें पूरा करने की मानसिकता भ्रम प्रेरित करती है। हमें प्रकृति ने जरूरत के हिसाब से पर्याप्त हवा जरूर दी है, लेकिन आधुनिक सभ्यता ने इसकी कीमत क्या कर दी है, तय कर दी है। तो हमें फिर से प्रकृति को देखना होगा, प्रकृति के कार्यों को देखना होगा, स्वच्छ हवा, स्वच्छ खान पान लोगों को देनी होगी। नहीं तो कितना भी आप आधुनिकीकरण कर लीजिए, उसमें आपके बीज निहित हैं। यह आर्टिकल एक प्रेरित आर्टिकल है, केस स्टडी है, कैसे एक स्नातक पास मुखिया के हाथ में कमान आई और पंचायत का उसने सूरत बदल दिया। यह मुखिया है सूरत कुमारी, गर्व करना चाहिए। इन्हें 24 अप्रैल को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार भी दिया गया। यह कहानी है बिहार के समस्तीपुर की। और यह जब महिला प्रतिनिधि जब शिक्षित है तो इसने पंचायत में सारी योजनाओं को बेहतर तरीके से काम किया। इसने खुले से शौच से मुक्ति दिलाई, मुख्य सड़क एवं गलियों एवं नालियों को पक्कीकरण किया, लोगों तक जल बिजली पहुंचाई। और इसके साथ साथ पौधारोपण, कुएं की सफाई, गाय व मवेशी के लिए शेड व ग्रामीणों को बैठने के लिए चबूतरों का निर्माण कराया गया। विकास के कार्य के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की भी सहायता की गई। मनरेगा में काम दिलाया गया, घरेलू हिंसा रोकने में अहम भूमिका निभाई और पंचायत के समक्ष इस विवादों को समाधान किया गया। विधवाओं को अधिकार दिलाने और अभियान चलाकर महिलाओं को जागरूक करने का काम किया गया। तो अगर प्रतिनिधि बेहतर हो, प्रतिनिधि देश और समाज के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हो, तो विकास की धारा बहती है, जरूर बहती है। और अगर प्रतिनिधि अशिक्षित हो, करप्ट हो, भ्रष्टाचार हो, तो बढ़िया से बढ़िया नीति भी क्या हो जाती है, विफल हो जाती है, क्योंकि उसमें नियति का अभाव हो जाता है। आइए आज के आर्थिक मुद्दे कौन कौन से हैं। तो ये आर्थिक मुद्दे इन्फ्लेशन की बात करता है कि भारत में महंगाई दर क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में धातु की कीमत बढ़ रही है, कच्चे माल की कीमत बढ़ रही है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। और घरेलू बाजार में खाद्य उत्पादों की कीमतों में भी महंगाई का रुख दिख रहा है, विशेष करके आपको खाने के तेल में भी। तो ये क्या कर रहा है कि भारत में महंगाई दर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और महंगाई बढ़ेगी तो आपको पता है कि लोगों के लिए जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा। और कोविड के दौर में महंगाई बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। तो इस महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई क्या करता है,
नीति के द्वारा इस महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, ताकि महंगाई दर उतनी ज़्यादा ना हो और सभी लोगों तक चीज़ें उपलब्ध हो। तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होने वाली है, उसमें यह डिसीजन लिया जाएगा कि इस महंगाई नीति को रोकने के लिए क्या आरबीआई डिसीजन लेती है। तो आपको ये बताना चाहिए कि महंगाई भारत में अभी 3 क्षेत्रों में कच्चे अंतर्राष्ट्रीय धातु की कीमत बढ़ रही है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है और भारत में खाद्य तेलों की कीमत बढ़ रही है। ठीक है, ये आर्टिकल है कि जल्दी हासिल होगा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य। तो पहले 10% था और अभी बढ़ा के 20% कर दिया गया और कहा जाए 2023 में भारत इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो ये एथेनॉल मिलेगा तो इसका क्या होगा, ऑक्टेन वैल्यू बढ़ जाएगी और पेट्रोल का दहन बढ़ जाएगा। इससे भारत की निर्भरता जो है कच्चे तेल पर वो कम होगी, क्योंकि भारत 85% कच्चे तेल का क्या करता है, आयात करता है। और इसके अलावा ये एथेनॉल का उत्पादन करने से घरेलू स्तर पे जो जैव ईंधन है उसका प्रयोग बढ़ेगा और इसका प्रयोग कर करके आपको किसानों की आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो थैंक यू, आज के आर्टिकल में इतना ही था, मिलते हैं कल।